हमारा जो अगला चैप्टर होगा क्या है, स्पिति में बारिश। स्पिति में बारिश यह आपका अगला चैप्टर है जिसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। यह क्या है, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत है जो किसके द्वारा लिखा गया, कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। तो कृष्णनाथ जी का जो जन्म है वह 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन से हैं, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, ठीक है, किन्नर धर्मलोक। इसके साथ ही स्पिति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। ठीक है, सम्मान इनको कौन सा मिला है, लोहिया सम्मान, और सन 2016 में इनकी मृत्यु हुई। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव जो हुआ समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका जो है कल्पना के संपादक मंडल में कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन कार्य किया। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन की जो परंपरा थी, सृजन की आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यावावर हो गए। एक यावावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से, भारतीय कथाओं से जुड़ी हुई। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से क्या हुई, भर गई। कृष्णनाथ जी जहाँ यात्रा करते थे, जहाँ भी यात्रा करते थे, वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते थे, केवल पर्यटक बस नहीं होते थे, उसके अलावा बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उभारते। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर एक हो गई, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस में से गहरा रिश्ता था। कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर के भाषा, इतिहास, पुराण और संसार को समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। उनकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ता है और खुद क्या करता है, यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा जो थी वह क्या थी, अधूरी रह गई थी और कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर पूरी हुई। तो स्पिति में जो बारिश है एक यात्रा वृत्तांत की है। स्पिति हिमालय के मध्य में स्थित क्या है, एक स्थान है। स्पिति क्या है, हिमालय के मध्य में स्थित एक स्थान है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है, अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पिति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किया जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पिति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। वहाँ कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पिति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पिति के लिए उनका आना वहाँ उनको भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया है, वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया। स्पिति में बारिश, यही पढ़ना है हमें, स्पिति में बारिश। स्पिति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति जिले की तहसील। स्पिति क्या है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति जिले की तहसील है। लाहौल स्पिति का यह भी आकस्मिक ही
इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलग में भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता है। ये दोनों का है पहाड़ है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर सकता है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। संदेश वायरलेस के अलावा संदेश भेजने के अलावा हुआ कुछ नहीं कर सकता। बसंत में भी 170 मील आना जाना क्या है, कठिन है। शीत में तो प्रायः असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही, बिना नाम का एक अंग रही हो भारतीय साम्राज्यों का। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रहे। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है, वहाँ कोई नहीं जाता। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। संहारक और रक्षक दोनों ही हैं। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, संदेश लेकर आता था, तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता। छोटा सा बसंत, कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तो चिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली दस कर, आंख बंद कर, चाकमा का तना पकड़ या एक दूसरे को बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति का वहाँ के बिहारों को लूटा। अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 71 की जनगणना के अनुसार 7196। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इंपीरियल गजेटियर मतलब ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार क्या क्षेत्रफल कितना होगा, 2155 वर्ग मील। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी क्या है, 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस-तस का मिला। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिल गया था। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के शरीक कर दिए गए, मिला दिए गए। ठीक है। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नूनू क्या है, स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नूनू कार्य करता था, जैसा उसे निर्देश दिया जाता था। इसका अधिकार से केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया।
ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार लोगों को दिए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल है। उसके ऊपर के मामले में वो कमिश्नर के पास भेज दिया जाता था। उन दिनों लाहौर स्पीति का भुगतान कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में होता था। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौर जो है स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौर स्पीति उसकी उत्तरी छोर का जिला हो गया। अब यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों का कैदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसके चारों तरफ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। कितनी? 18,000 फीट। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौर, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर किनारे रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज नदी में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति, स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ, कोई पारा नदी भी। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिंड की घाटी भी प्रसिद्ध है। भाई भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत विहर और वीरान स्थान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी की भी आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, इतनी आबाद है। आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों, आश्चर्य की बात यह नहीं है यहाँ पर इतने कम लोग क्यों रहते हैं। आश्चर्य यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, मैं तो इतना जानता हूँ यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकते, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्माण अतर्क है, तर्क से क्या है? परे। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का। स्पीति के पहाड़ लाहौर से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य दिखाई देते हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आतर नाच जमा हुआ। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आतरनाद है। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है, ठिठुरन है, गरम है और व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई और आंकड़ों में नहीं की जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख सकते हैं? वे यह जानने की स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है।
हिमालय का तलुआ है, हिमालय का तलुआ है सबसे निचला स्थान। शिवालिक या पीर पंजाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह है तलहटी। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई जो है 10,535 फीट है। कितनी है? 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुई हैं, उनमें से उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई कितनी है? 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। माने ये क्या है? बौद्धों का मंत्र है, तो कहीं उसके नाम पर तो यह पहाड़ी का नाम नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महत्व है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो कर देंगे। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने की श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई ये 17,000 फीट से अधिक। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट में से ऊंचे बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्थिति क्या है? इसके पार हिमालय दिखता है। पार हिमालय इसके पार उस पार दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसन में जो कर लिया सो कर लिया। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? मृत्यु है। हाँ, कभी कभार उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत का शान है कि कभी कभी ये न सोचे कि हमारे ऊपर कोई आ नहीं सकता, तो मर्द और उनका मान मर्दन करने के लिए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए कभी कभी युवक युवतियाँ क्या करते हैं? उनका मान मर्दन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को छू करें। मैं क्या चाहता हूँ कि पहले देश विदेश से, पहले क्या हो, दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक और युवतियाँ आए। पहले तो अपना अभिमान मिटाएं, अपने अहंकार को गला दें कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है कि हम इस पर चढ़े जाएंगे, और उसके बाद फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होगा। आनंद का अनुभव कब करेंगे? जो साहस और कुव्वत, जो ताकत कब प्राप्त होता है? यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला नहीं है। ये मानिए कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। बूढ़े लामाओं के जाप से क्या हुई हैं? उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो जाए। अभी तो इन पर स्थिति का आतरनाद जमा हुआ। यह ध्वनि मंत्र जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। वह इस युवा 28 की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, युवाओं के लिए एक निमंत्रण है। लाहौल की इस तरह की स्थिति में भी
2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने खंड ऋतुओं का बखान किया, वह अभ्यास दोष के कारण। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होते हैं, ठीक है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कभी रहकर देखा भी जा सकता है। शीत में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। शीत में बसंत क्या है, लाहौल से भी कम दिनों का बसंत वहाँ होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है न गंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक यह बर्फ रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरफ चुभती हैं हवाएं। शीत में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। वहाँ पर वर्षा किस प्रकार से होती है, प्रिय वर्षा वहाँ पर किस प्रकार की होती है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जलों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल के पर्वतों में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या फिर नहीं समझ पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह जानते नहीं है कि बरसात में नदियाँ बहती हैं। वो यह नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ये सारी बातें स्पीति के लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, क्योंकि वहां नदी नहीं बहती। बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल चारों तरफ हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती और कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर छुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ये कुछ नहीं जानते। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत सी सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और पेड़ों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साथी पूरी करे, तो शायद इसके नर नारी यही पूछेंगे, यह देवता कौन है, यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यह क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बरसात के बारे में नहीं जानते। इसमें भी कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। इस ऋतु में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसल है दो किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ जो है वो क्या है, मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक है। इसकी नदी का तट इतना चौड़ा है कि पानी किसी काम में नहीं आता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल क्या है, उलीचा जाए, कहीं से लाया जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती।
शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और क्या है, वीरान। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, खिड़की और आवाज दे रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला, तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा, एकदम ठंडा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े की थाप पड़ रही थी। डूंगे क्षण को हवा बजा रही थी, महासन की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा सुख। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो कृष्णनाथ जी ने क्या किया है, संस्मरण। इन्होंने क्या किया है कि जो ये प्रस्तुत पाठ है इसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि उस स्थान पर उसका वर्णन इस प्रकार से किया कि यात्रा वृत्तांत की जो घटना होती है, यात्रा वृत्तांत का जो सुखद अनुभव इन्होंने किया है, स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया है, उसमें 100% सफल रहे हैं। इसमें बारिश की जो घटना इन्होंने बताई तो ये संयोग पूर्ण बात थी, क्योंकि स्पीति में क्या है, बारिश बहुत ही कम होती है।